पिछले 1.5 साल से हमारे साथ अपने फेलियर से लेके सक्सेस तक की जर्नी तय करी है। यूएस के हमने इनको ऑप्शन दिए, इनका यूएसए का वीज़ा उस टाइम पर रिजेक्ट हो गया। तो इनकी पूरी जो कंप्लीट जर्नी है वो बड़ी रोलर कोस्टर राइड की तरह हमारे साथ चली है। फाइनली जानवी के पास आज फ्रांस का स्टडी वीज़ा। और एक बारी को तो मैंने पर्सनली आपसे आके पूछा भी था, काफ़ी स्टूडेंट्स के आ ही रहे थे वीज़ा, सर कोई और ऑप्शन है कि डंकी का कि बस अब तो जाना ही है कि रिजेक्शन आने के बाद की क्या स्टोरी है, मतलब एक यंगस्टर के लिए जो अभी रिसेंटली 12th पास हुआ है, ऑलरेडी करियर का प्रेशर, फ्यूचर उसकी फर्दर स्टडीज़ का प्रेशर, एक एम्प्लॉय की तरह भी हमारे साथ रहे, एक फैमिली मेंबर की तरह स्टडी यूनी फीस के साथ में रहे, स्टडी यूनी फीस का पार्ट रहे। ऑब्वियसली अब मैं जा रही हूँ तो मैं मिस करूँगी ये सब। 2-3 घंटे बाद आपको दिल्ली निकलना है, आपकी फ्लाइट है फ्रांस की, उसके बाद भी आप ये वीडियो शूट करने के लिए आई इसलिए। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा केस जिन्होंने पिछले 1.5 साल से हमारे साथ अपने फेलियर से लेके सक्सेस तक की जर्नी तय करी है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग और मैं एक स्टडी अब्रॉड कंपनी रन करता हूं जिसका नाम है स्टडी यूनी फीस। तो मेरे साथ है एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट, स्पेशल क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं अभी आपको एंड टू एंड बताऊंगा। मेरे साथ है जानवी नरूला। ये हमारे पास सबसे पहली बार आई थी जैन 2023 में अपने पेरेंट्स के साथ अपने स्टडी अब्रॉड के प्लान को डिस्कस करने के लिए। स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। हमने इनके 10th के 11th की मार्कशीट देखी क्योंकि उस समय अपने 12th ग्रेड में थी, तो इनके बोर्ड्स तब आने ही वाले थे। लेकिन जानवी और उसकी फैमिली ने डिसाइड करा कि बिना कोई टाइम वेस्ट करें अपने बोर्ड्स के तुरंत बाद ही अपने स्टडी अब्रॉड का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो इनके 11th और 10th की मार्कशीट के बेसिस पे हमने एक एज्यूम करते हुए इनका 12th का स्कोर, हमने इनके लिए कनाडा के कुछ ऑप्शंस की प्रोफाइलिंग करके रखी, कनाडा और यूएस की, क्योंकि 2 या 3 सिटी आई गेस इनकी प्रिफर्ड थी कनाडा के लिए और 2-3 सिटीज थी इनकी यूएसए के लिए। लेकिन 12th का रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं रहा और स्कोर थोड़ा सा इनका कम रह गया। खास करके मैथ्स में इनका स्कोर काफ़ी कम रह गया, जिसकी वजह से कनाडा के ऑप्शंस जो थे हमारे लिए वो उसके लिए इनएलिजिबल हो गए उस टाइम पर। यूएस के हमने इनको ऑप्शन दिए, सक्सेसफुली हमें ऑफर लेटर मिला, I-20 अप्लाई हुआ, लेकिन वहाँ पर भी ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न मेरे वो स्टूडेंट्स जो अपना स्टडी अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं उनको पता होगा कि हमें कुछ फंड्स शो करने पड़ते हैं अपने वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो I-20 के टाइम पर जो हमने फंड शो करे थे वो वीज़ा अपॉइंटमेंट आने से पहले विड्रॉ करने पड़ गए, जिस वजह से इनका यूएसए का वीज़ा उस टाइम पर रिजेक्ट हो गया। कैंडिडेट ने भी हार नहीं मानी, हमने भी हार नहीं मानी। कैंडिडेट का अपनी पर्सनल चॉइस डे 1 से, क्योंकि यूरोप था, इनके कुछ फैमिली मेंबर्स यूएसए और कनाडा रहते थे, इसलिए इन्होंने यूएस और कनाडा को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा। लेकिन कैंडिडेट की पर्सनल चॉइस यूरोप। तो हमने कैंडिडेट से डिस्कस करा, उनका केस दोबारा से एक नए सिरे से स्टार्ट करा और उसके बाद हमने इनका फ्रांस के पेरिस सिटी में शिलर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हमने इनका प्रोसेस स्टार्ट करा। तो इनकी पूरी जो कंप्लीट जर्नी है वो बड़ी रोलर कोस्टर राइड की तरह हमारे साथ चली है। कैंडिडेट, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, थोड़ा इंटेलिजेंट कैंडिडेट है और काफ़ी फोकस था अपने करियर को लेके। तो इनका कहना था कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। और डे 1 पे जब ये हमारे पास आई थी अपने प्रोसेस के लिए, तो इन्होंने हमसे पूछा था कि क्या प्रोसेस के साथ साथ मैं आपके यहाँ कुछ पार्ट टाइम भी कर सकती हूँ। तो अपने बोर्ड्स के बाद इन्होंने स्टडी यूनी फीस की टीम को ज्वाइन करा और इस 1-1.5 साल में इन्होंने मल्टीपल रोल्स हमारे साथ प्ले करे। लाइक टेली कॉलर से स्टार्ट करते हुए इन्होंने हमारी टेली कॉलिंग टीम मैनेज करी, फ्रंट डेस्क के हमारे मैनेज करते थे। जब हम लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहे तो हमारी रील्स बनाने में जानवी ने काफ़ी हमारी हेल्प करी। तो उन्होंने मल्टीपल रोल्स प्ले करे इस बीच अपनी इस पूरी जर्नी के दौरान। तो ये सभी मल्टीपल रोल्स प्ले करने के साथ साथ जानवी का जो प्राइमरी गोल था हमारे पास आने के लिए, उसमें फाइनली जानवी के पास आज फ्रांस का स्टडी वीज़ा है। तो बात करते हैं आज जानवी से, जानवी की जर्नी के बारे में। तो जानवी, सबसे पहले ये बताओ कैसा लग रहा है फाइनली फ्रांस का स्टडी वीज़ा आपके हाथ में है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमेशा से यूरोपियन कंट्री थी, तो अब वीज़ा आ गया है इतने रिजेक्शंस के बाद, सो अच्छा लग रहा है। पिछले 1.5 साल से मैं बाकी स्टूडेंट्स का वीज़ा देख रही हूँ, तो अब आज मेरा आ गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जानवी, कैसे बना प्लान कि आफ्टर 12th मुझे स्टडी अब्रॉड से करनी है? मेरे 12th के बोर्ड्स आने वाले थे, तो मेरे रिलेटिव्स में मेरे कज़न गए थे कनाडा। सो मेरा पहले से ही, उनसे पहले भी मेरा काफ़ी प्लान था, यूरोपियन कंट्री प्रेफरेंस थी मेरी जाने के लिए। सो उस समय भाई गए थे कनाडा के लिए, सो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि कनाडा सजेस्ट किया, वहाँ पे भाई भी रहते हैं, यूएस में भी काफ़ी रिलेटिव्स रहते हैं। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, बाकी फिर आपसे आके मैंने डिस्कस किया प्लान के लिए, ऑप्शंस के लिए मैंने डिस्कशन किया आपसे, देन उसके बाद से फिर फर्दर। अच्छा, लेकिन आपकी खुद की पहली जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो हमेशा से यूरोप ही थी। तो जानवी, यूरोप ही क्यों? कनाडा, यूएस भी तो अच्छे ऑप्शंस थे यार। पर्सनली यूरोप मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता था, वहाँ का एनवायरनमेंट, कल्चर, और काफ़ी रिसर्च करी थी तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ थी वहाँ पे अच्छी। और बेसिकली फ्रांस को अगर हम पर्सनली कंसिडर करते हैं तो वो अपने आप में फैशन कैपिटल है। सो मुझे फैशन में काफ़ी इंटरेस्ट था, सो इसलिए मैंने फ्रांस का ही सोचा कि कंप्यूटर साइंस के साथ साथ थोड़ा सा थोड़ा सा फैशन की तरफ। एग्जैक्टली। कनाडा से शिफ्ट हुए यूएस पे,
लेकिन यूएस से रिजेक्ट होने के बाद क्या लग रहा था कि अब क्या होगा आगे? यूएस से रिजेक्ट होने के बाद तो बस लगा ही था कि सब खत्म, अब बैठ जाओ, अब क्या ही कर सकते हैं। मतलब पहले कनाडा किया, फिर यूएस ट्राई किया, और एक बारी को तो मैंने पर्सनली आपसे आके पूछा भी था, काफ़ी स्टूडेंट्स के आ ही रहे थे वीज़ा, सर कोई और ऑप्शन है कि डंकी का, कि बस अब तो जाना ही है कि, तो इसलिए। हाँ, लेकिन वो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि कभी कभी हमारे साथ हमारी जर्नी में ऐसा होता है कि हमें रिजेक्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी गलत रास्ते पर, किसी डंकी रूट पे निकल जाओ या आप एक गलत तरीके के ठेका एजेंट्स के पास पहुँचो। हमें अपनी प्रोफाइलिंग फिर से करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी डेस्टिनी में नहीं लिखी होती वो कंट्री, या हमारी प्रोफाइल उस लायक नहीं होती है, तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपको एक अच्छे सर्टिफाइड काउंसलर्स के पास आप जाइए, अपना केस को डिस्कस कीजिए और एक सही रास्ता चुनिए अपने स्टडी अब्रॉड जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, जैसा जानवी ने करा। इन्होंने पूरे पेशेंस के साथ हमारे साथ अपनी स्टडी वीज़ा प्रोसेस को संभाला, आगे बढ़े, और फाइनली आज आप देख ही रहे हैं कि फ्रांस का वीज़ा जानवी के हाथ में है। तो जानवी, ये बताओ सबसे पहले कि कनाडा से क्यों शिफ्ट हुए यूएस की तरफ? कनाडा क्यों ड्रॉप कर दिया उस टाइम पर? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कनाडा और यूएस के ही ऑप्शन दिए थे। कनाडा और यूएस में कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ थी जहाँ पे मेरे कजन्स रहते थे, तो उन्होंने कहा था कि वहीं के ऑप्शंस में ट्राई करना। तो आपने मुझे कनाडा के ऑप्शंस दिए थे, पर जिन स्पेसिफिक सिटीज़ के आपने ऑप्शंस दिए थे उसमें मैं एलिजिबल नहीं थी। तो यूएस का फिर हमने ट्राई किया, जहाँ पे जो मैंने आपको सिटीज़ दी थी, आपने मुझे ऑप्शंस प्रोवाइड किए, फिर फर्दर एप्लीकेशन किया हमने। हाँ, हमारे पास उस टाइम पर दूसरी सिटीज़ में ऑप्शंस थे, लेकिन वहाँ पर आपके पेरेंट्स आपको उस समय अलाउ नहीं कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने यूएस शिफ्ट करा। फिर कनाडा से शिफ्ट होकर हम पहुंचे यूएस, लेकिन यूएस में भी आपने हमें केवल 2 ही सिटीज़ के ऑप्शन दिए। बेसिकली अगेन मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स ने मेरे कहा था कि वहाँ पे कजन्स रहते हैं 2 स्पेसिफिक सिटीज़ में ही, उन्हें वहीं पे जाना है। तो फिर उसमें आपने ऑप्शंस मुझे प्रोवाइड किए, सेम सिटीज़ के, एलिजिबल थी मैं उसमें, तो आपने अप्लाई कर दिया था। फिर उसके बाद अप्लाई करा, आपको ऑफर लेटर आया, I-20 मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय वीज़ा रिजेक्ट हो गया। रिजेक्शन आने के बाद की क्या स्टोरी है? मतलब एक यंगस्टर के लिए जो अभी रिसेंटली 12th पास हुआ है, ऑलरेडी करियर का प्रेशर, फ्यूचर उसकी फर्दर स्टडीज़ का प्रेशर, और ऐसे में वो कैंडिडेट एक रिजेक्शन खा के बैठ गया है। तो फैमिली का क्या प्रेशर था, फ्रेंड्स का क्या प्रेशर था, मतलब उस समय का आपका क्या माइंडसेट था कि घर वाले कैसे ट्रीट कर रहे हैं, और पूरा का पूरा जो चारों तरफ से जो सिनेरियो उस समय आपके लिए बन गया था, वो कैसे फेस करा? तो रिजेक्शन आने के बाद मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई थी, पेरेंट्स काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे कि अब इतना टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद भी रिजेक्शन आ गया, अब क्या करें, कि यहीं पे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं। बट फिर जैसे कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई थी एज एन एम्प्लॉय भी, जैसे आपने बताया, तो काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो बाहर से अप्लाई करते थे, रिजेक्शन खा के जो आते थे, उनका भी आपने वीज़ा दिलवाया है। सो पेशेंस तो था मेरे में, बट वो डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी मुझे कि क्यों नहीं हो रहा है। बट उसके बाद फिर मैंने आपसे डिस्कस किया फर्दर, तो आपने कहा कि नहीं हो जाएगा, फ्रांस के लिए करते हैं ट्राई, क्योंकि आप ऑलरेडी सर्टिफाइड काउंसलर है फ्रांस के लिए, तो उस चीज़ का मुझे कॉन्फिडेंस था ऑलरेडी कि हाँ, कि अब हो सकता है, फिर से ट्राई करते हैं। आप भी फिर से अप्लाई करेंगे और मैं भी थोड़ा पेशेंस के साथ एक बार फिर से ट्राई करते हैं, तो आ ही जाएगा वीज़ा अब। और फाइनली आपको आपका वीज़ा मिल गया। और मैं सभी स्टूडेंट्स से ये बात कहना चाहूँगी, अगर आप भी अपना वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं, आप भी ऐसी कंपनी से कनेक्टेड रहिए जो सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हो। आपकी सिटी में भी कोई ना कोई सर्टिफाइड कंपनी होगी, अगर नहीं है तो आप लोग सर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे भी अपना वीज़ा मिल गया है, सूनर और लेटर आपको भी मिल जाएगा। अच्छा जानवी, आपने स्टडी यूनी फीस कैसे सेलेक्ट करा उस समय? आपने क्या देखा जो आप लोग उस समय हमारे पास जब आप आए थे, तो ऑब्वियसली आप हमारे लिए एक स्टूडेंट ही थी, हमारी स्टडी यूनी फीस की फैमिली मेंबर आप बाद में बने, लेकिन आप एक एज ए स्टूडेंट आपने उस समय क्या देखा जो आप हमारे पास आए थे तब? मेरे पेरेंट्स ने भी रिसर्च करी थी काफ़ी कंपनीज़ के रिगार्डिंग, ऑब्वियसली गूगल पे, फिर और भी कंपनीज़ थी, फिर आपके रिव्यूज़ देखे, आपकी कंपनी का देखा कि मतलब आप ही सिर्फ सर्टिफाइड कंपनी हैं उत्तराखंड में, और आपकी कंपनी में भी अलग अलग डेस्टिनेशंस के सर्टिफाइड काउंसलर्स हैं, लाइक यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। फिर मैं उसके बाद आपसे मिली आके यहाँ पे, तो मेरा ट्रस्ट और भी बिल्ड हो गया। और तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहूँगा कि पूरे उत्तराखंड में सिर्फ स्टडी यूनी फीस एक ICEF सर्टिफाइड कंपनी है, और सिर्फ हमारे पास हैं USA के, यूरोप के सर्टिफाइड काउंसलर्स। तो अगर आप अपना स्टडी वीज़ा का प्लान कर रहे हैं, तो एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस के लिए आप स्टडी यूनी फीस को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जानवी, बाद में आपने हमें एज एन एम्प्लॉय भी ज्वाइन करा, जैसे कि हम ऑलरेडी इस बात को कर चुके हैं। तो कंपनी का आपको हमारी एक्सपीरियंस, हमारा एक एम्प्लॉय की तरह, ठीक है, एक स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत से आते हैं, वो अपना वीज़ा लेते हैं और चले जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस एक अलग रहता है, लेकिन क्योंकि आप 1.5 साल की इस जर्नी में एक एम्प्लॉय की तरह भी हमारे साथ रहे, एक फैमिली मेम्बर की तरह स्टडी यूनी फीस के साथ में रहे, स्टडी यूनी फीस का पार्ट रहे, तो आपको ये कंपनी अंदर से कैसी लगी?
तो स्टार्टिंग में तो मेरा मोटिव यही था कि अब जैसे मेरा 12th हो चुका है ऑलरेडी एंड प्रोसेस चल रहा है, सो मुझे टाइम यूटिलाइज करने के लिए जॉब करनी है। बट एज एन एम्प्लॉय जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी तो उसके बाद मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे, फ्रंट डेस्क से लेके टेलीकॉलिंग से लेके एडमिशन प्रोसेस से लेके वीज़ा प्रोसेस, हर जॉब रोल करने का मौका मिला मुझे, काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। और आपकी मल्टीपल ब्रांचेस भी है, इनफैक्ट वहाँ पे भी जाके देखना, वहाँ पे भी काफ़ी अलग अलग जॉब रोल्स करना, इनफैक्ट आपकी इंस्टाग्राम रील्स में भी मतलब पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिला। एंड इसके बाद जब मैंने फिर प्रोसेस होते हुए देखा स्टूडेंट्स का इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो मुझे लगा कि मेरा भी प्रोसेस हो ही जाएगा जब आप अपने क्लाइंट के साथ इतना ट्रांसपेरेंट हैं। लाइक अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है क्लाइंट के साथ, तो सबसे बेस्ट वे है क्लाइंट के साथ वो रिलेशनशिप मेंटेन करने का। तो इससे मेरा ट्रस्ट और बिल्ड हो गया एंड कंपनी में मतलब कभी एम्प्लॉय जैसा नहीं लगा, एज अ फैमिली ही ट्रीट किया मुझे हमेशा। सो ऑब्वियसली अब मैं जा रही हूँ तो मैं मिस करूँगी ये सब। और यहाँ से मैं ये लर्निंग लेकर जा रही हूँ कि आने वाले टाइम पे मैं जहाँ भी जॉब करूँगी वहाँ पे मुझे अपने क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंट रहना है। मतलब अगर रिलेशनशिप बिल्ड करना है लॉन्ग टर्म तो मुझे ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा क्लाइंट के साथ। थैंक यू जानवी। मुझे पता है अब 2-3 घंटे बाद आपको दिल्ली निकलना है, आपकी फ़्लाइट है फ्रांस की, उसके बाद भी आप ये वीडियो शूट करने के लिए आई इसलिए। तो दोस्तों जानवी की तरह बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास हर महीने आते हैं जो अपना वीज़ा लेके जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स विदिन 30 डेज़ अपना वीज़ा ग्रांट उन लोगों का हो जाता है, वो अपना विदिन 30 डेज़ अपना वीज़ा लेके चले जाते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स 1-1 साल तक कई बार उनके प्रोसेस स्ट्रेच हो जाते हैं। लेकिन इस बीच आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर आपका प्रोसेस भी डिले हो रहा है, आप कहीं भी कनेक्टेड हैं, आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आप सही लोगों के साथ कनेक्टेड हो। आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, सही लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, अपना प्रोसेस बिल्कुल एक जेन्युइन वे में, एक लेजिट वे में अगर आप कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपको भी आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो अपना स्टडी अब्रॉड, अगर आपने अभी तक अपना प्रोसेस स्टार्ट नहीं करा है या आप लोग कर चुके हैं, आप अपने प्रोसेस के बीच में कहीं स्टक हैं, आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे। और एक अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि बहुत जल्द हमारी टीम आपके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रही है आइल्स और GRE की। तो आप लोग हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम से जा सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीज़ा सक्सेस जर्नी के साथ।